हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विंडो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की विज्ञान क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। इस क्लास में हम जानेंगे कि गोली दर्पण क्या हैं और यह किस प्रकार बनते हैं, तथा ये भी जानेंगे कि गोली दर्पण प्रकाश के परावर्तन की घटना को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इस क्लास में हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी जानेंगे कि गोली दर्पण किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। क्लास के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल्पना कीजिए, ये आपके स्कूल का एक रूम है, वो क्लासरूम है जहां आप साइंस पढ़ते हैं। वहां आपके सर ने आपके सामने कुछ मिरर्स दिए हुए हैं। ए मिरर, एक और मिरर दिखाया है आपको, बी मिरर, और एक और दिया है सी। ये आपको दूर से दिखाए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है, आपके सर ने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ, इनमें से कौन सा दर्पण गोली दर्पण है, यानी कि कौन सा मिरर स्फेरिकल मिरर है। तो आप लोग भी सोचिए, कौन सा मिरर आपको स्फेरिकल मिरर लगता है इसमें से? ए वाला, बी वाला या फिर सी वाला? मुझे लगता है आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि ये सी वाला मिरर गोली दर्पण है। तो जानते हैं क्या सी वाला दर्पण वास्तव में गोली दर्पण है या नहीं। इसे जानने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। देखिए, हमारे पास वो सी वाला दर्पण है। चलिए अब हम इस दर्पण पर एक टॉर्च से लाइट को फॉल कराते हैं। हम लाइट आपतित करते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि क्या प्रभाव हो रहा है, यह किस प्रकार परावर्तन के गुणों को दिखाता है। चलिए हम देखते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे रेड लाइट से, जो रेड लाइट दिख रही है वो इस पर आपतित हो रही है, इंसिडेंट रे है, और ब्लू से जो दिखाया जा रहा है आपको वो रिफ्लेक्टिंग रे है, दिख रही है आपको रिफ्लेक्ट होते हुए। आपने क्या देखा? हमने देखा कि इस दर्पण पर, जिसको आप गोली दर्पण समझ रहे थे, इसकी आकृति के कारण इस दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें आपतित हुई, ये देखिए प्रकाश की किरणें जब इस पर आपतित हो रही हैं तो इस दर्पण ने बिल्कुल समतल दर्पण की तरह व्यवहार किया। कैसे पता चला हमने समतल दर्पण की तरह व्यवहार किया? इसने जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ये इसकी सतह है, इसने बिल्कुल समतल दर्पण की तरह ही इन आती हुई आपतित किरणों को उसी एंगल पर, उसी कोण पर परावर्तित कर दिया जिस कोण पर ये आई थी, और जिससे हमें एक पैरेलल बीम मिली, यानी कि हमें समानांतर किरणपुंज मिला है। इस ब्लू लाइन से आपको दिख रहा होगा समानांतर किरणपुंज। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इस मिरर को, जिसको आप अभी गोली दर्पण समझ रहे थे, ये गोली दर्पण ना होके समतल दर्पण है, क्योंकि इसने समतल दर्पण की तरह ही रिफ्लेक्शन किया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ए वाले को। ए वाला दर्पण जो कुछ इस आकार का दिखाया था आपके सर ने, देखते हैं ये कैसा व्यवहार करता है। चलिए हम इस टॉर्च को ग्लो करते हैं और यहाँ से जो लाइट बीम्स हैं इस पर फॉल कर रही हैं, इस मिरर पर आपको दिख रही हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, इस पर जब लाइट बीम्स आई तो इसने ये ब्लू लाइन से, देखिए आप ब्लू लाइट बीम दिख रही होंगी आपको लौटते हुए, इस दर्पण ने पहले वाले दर्पण की तुलना में, जिसको आप स्फेरिकल मिरर्स या गोली दर्पण समझ रहे थे, उससे कुछ अलग प्रकार से रिफ्लेक्शन को दिखाया है। देखिए इस दर्पण की जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब इस पर ये लाइट फॉल हुई, जब ये लाइट आपतित हुई, प्रकाश किरणें जब आपतित हुई, तो इस दर्पण ने इन आपतित होने वाली समानांतर किरणपुंजों को, इन पैरेलल बीम्स को समानांतर ही परावर्तित नहीं किया जैसा कि समतल दर्पण करते हैं, बल्कि इस दर्पण ने इन आपतित किरणपुंजों को एक बिंदु पर मिला दिया है। दिख रही होंगी आपको एक बिंदु पर मिलते हुए। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए इससे पहले हम देखते हैं बी वाला दर्पण, या बी वाला जो आपको मिरर दिखाया गया था, वो रिफ्लेक्शन को किस प्रकार से शो कर रहा है। ये हमारा बी वाला मिरर जो आपके सर ने आपको दिखाया था। अब इस पर हम टॉर्च से फिर से लाइट को फॉल करते हैं। देखिए प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, और जब इस पर आपतन के बाद परावर्तन आपको दिख रहा होगा, यहां किरणें ए वाले से भी अलग, ए वाले में आपने ध्यान दिया था
कि किरणें आपतित होने के बाद परावर्तित एक बिंदु पर हो रही थी, लेकिन इस मिरर में ऐसा नहीं है। इस मिरर में आपतित होने वाली किरणें तो समानांतर ही हैं, लेकिन परावर्तित होकर के ये बाहर की ओर को जा रही हैं। दिख रही होंगी आपको यहां से बाहर की ओर को जाते हुए किरणें। ऐसा क्यों हुआ? चलिए एक बार हम तीनों को कंपेयर करके देखते हैं। हमने अभी तक जो दर्पण देखे उन तीनों को कंपेयर करते हैं। आपने जो सी वाला, जिसको आपने पहले बताया था कि वो स्फेरिकल मिरर है, वो वास्तव में गोली दर्पण नहीं है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इस दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी एंगल पर लौट गई जिस एंगल पर ये आई थी, और जिसके कारण हमें समांतर किरण पुंज मिले, जिसके कारण हमें पैरेलल लाइट बीम मिली। इसके बाद ए वाले में क्या हुआ था? ए वाले पर जो पैरेलल लाइट बीम फॉल हुई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर मिलने लग गई। इस प्रकार किसी बिंदु पर अगर कोई लाइट की किरणें किसी मिरर द्वारा मिला दी जाती हैं तो इस घटना को हम कहते हैं अभिसरण या फिर कन्वर्जन। अब देखते हैं बी वाले में क्या हुआ था। बी वाला जो मिरर आपको दिखाया गया था उसमें जब पैरेलल बीम्स ने फॉल किया था मिरर पर और जब वो रिफ्लेक्ट हुई थी तो वो किरणें बाहर की ओर को गई थी। देखिए ए से अलग है ना, ये बाहर की ओर को गई थी। इसको कहते हैं हम अपसरण या डाइवर्जन। तो तीन प्रकार की घटनाएं हुई यहां पर। अब जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि परावर्तन वस्तु की सतह, ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उस पर डिपेंड करता है। तो यहां ये संभावना बहुत है कि जो ये मिरर्स आपको दिखाए गए हैं, इन मिरर्स की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है जहां पर से प्रकाश किरणें टकरा के वापस आ रही हैं, शायद कुछ अलग हों। सी में कुछ अलग प्रकार का परावर्तक पृष्ठ हो, ए में कुछ अलग प्रकार का परावर्तक पृष्ठ हो और बी में शायद कुछ अलग प्रकार का हो। चलिए हम देखते हैं हमने अब तक क्या सीखा। हमने सीखा कि समतल दर्पण पर समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद भी समांतर रहती हैं। दूसरी बात जो हमने जानी, कुछ दर्पण आपतित होने वाली समानांतर किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, जिसे अभिसरण या कन्वर्ज करना कहते हैं। अगली बात, कुछ दर्पण आपतित होने वाली समानांतर किरणों को परावर्तन के बाद फैला देते हैं, जिसे अपसरण या डाइवर्ज करना कहते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट बात हमने जानी, जो हम सोचते थे जिसको कि वृत्ताकार आकृति वाले दर्पण शायद गोली दर्पण हो, आप भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने जाना कि वृत्ताकार आकृति वाले दर्पण गोली दर्पण हो ऐसा आवश्यक नहीं है। और एक बात जो हमने जानी, वो इंपॉर्टेंट एक और बात जानी कि हमने अपसरण तथा अभिसरण यानी कि जो कन्वर्जन और डाइवर्जन जो हो रहा है, किरणों का एक बिंदु पर मिलना या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके फैल जाना, इसका कारण हो सकता है कि दर्पण का परावर्तक तल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। चलिए एक प्रैक्टिकल द्वारा समझते हैं कि परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस प्रकार से परावर्तन को प्रभावित करता है। चलिए बच्चों, प्रैक्टिकल से समझते हैं कि परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का परावर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये गत्ते और फॉइल पेपर से बनी हुई एक संरचना, एक मॉडल बना हुआ है, जिसमें आपको ये दिख रहा है यहाँ पर फॉइल पेपर लगा हुआ, और ये जो एरो दिख रहे हैं, देखिए आपको एरो दिख रहे होंगे, गत्ते के बने हुए एरो दिख रहे हैं। ये है परावर्तक तल की तरह इसको दिखाया गया है इसमें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। और जो ये आपको गत्ते के बने हुए एरो दिख रहे हैं, ये एरो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, परावर्तक या परावर्तन होने के बाद होने वाली, जो परावर्तित होने वाली किरणें हैं, रिफ्लेक्टिंग रेज हैं। अब देखिए इस मॉडल से हम पता लगाते हैं कि सतह का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का परावर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं। ये अभी देखिए आप, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मैंने बिल्कुल समतल पर रखी हुई है, ये बिल्कुल समतल है, समतल की तरह से मान के चलते हैं हम। थोड़ा फॉइल पेपर से आपको दिख रही होगी ऊपर नीचे, लेकिन अभी से मान के चलिए एक मॉडल में कि यह एक समतल सतह है। तो हम देखते हैं इस पर जब कोई प्रकाश किरणें इस दिशा से आ रही हैं, अभी इस दिशा से प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही हैं,
और परावर्तन के बाद जो ये किरणें दिखा रही हैं, ये देखिए आप सीधे निकलते हुए जा रही हैं, ये समानांतर होकर निकल रही हैं आई को, ये बिल्कुल पैरेलल बीम की तरह आई को जा रही हैं, जैसा कि समतल दर्पण में होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी दर्पण की परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस समतल हो तो वो दर्पण समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। चलिए, जैसा कि हमारे दर्पण नंबर सी में हुआ था, जिसको आप गोली दर्पण समझ रहे थे, वह वास्तव में एक समतल दर्पण था। क्यों था? क्योंकि उसकी सतह भी समतल थी। चलिए अब देखते हैं हम ए वाले दर्पण में क्या हुआ। ए वाले दर्पण में प्रकाश की किरणें जब आपतित हुई तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल गई थी। देखिए हम इसको थोड़ा सा बेंड करते हैं, देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप लोग देखें क्या हो रहा है। जैसे जैसे इसकी परावर्तक जो सतह है, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो जब मुड़ रही है तो इससे जो परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पर आने का प्रयास कर रही हैं, यानी कि वो किरणें अभिसरित होना शुरू हो गई हैं। देखिए यहाँ पर पूर्णतः अभिसरित हो चुकी हैं, कन्वर्ज हो चुकी हैं। इसकी सतह अब देखिए आप परावर्तक सतह इसकी अंदर की ओर को धस चुकी है। देखिए अंदर की ओर को धसी हुई है, इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर को बेंड हो गई है। देखिए अंदर की ओर को धस चुकी है और यहाँ पर को आप देख रहे होंगे कि किरणें अभिसरित होने हो गई हैं, पूर्णतः अभिसरित हो चुकी हैं यहाँ पर को। तो हम कह सकते हैं यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर को धसा हुआ हो तो वो दर्पण परावर्तन किस प्रकार से करेगा, वह परावर्तित होने वाली किरणों को अभिसरित करना शुरू कर देता है, यानी कि वह उनको थोड़ा नजदीक लाना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन करना शुरू कर देता है उनका। और इस आधार पर क्योंकि इसका तल अंदर की ओर को धसा हुआ है तो उसका नाम भी दे दिया जाता है। अब हम इसे क्या कह सकते हैं? देखिए एक तो ये प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर लाने का प्रयास कर रहा है या अभिसरित कर रहा है प्रकाश की किरणों को, तो हम इसे अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं इस दर्पण को, क्योंकि इसका तल अंदर की ओर को धसा हुआ है, तो हम क्या इसे अंदर की ओर को धसा हुआ तल वाला दर्पण कहें? शायद ये नाम बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल का अर्थ है अंदर की ओर को धसा हुआ तल, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो ध्यान दीजिए, कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर को कर्व्ड है, और वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को अभिसरित कन्वर्ज करेगा, तो उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने बी वाले दर्पण की। बी वाले दर्पण में आपने देखा था कि प्रकाश की किरणें जब उस दर्पण पर आपतित हो रही थी तो वो परावर्तन के बाद कुछ इस तरह से फैल रही थी। देखिए कब फैल रही हैं प्रकाश की किरणें? देखिए जब ये दर्पण बाहर ऊपर की ओर को उभर रहा है, यानी कि जब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर को उभर जा रही है। देखिए अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बाहर की ओर को उभर चुकी है पूर्णतः, तो ये क्या हुआ, प्रकाश की किरणें इसने बाहर की ओर को अपसरित करना शुरू कर दिया, यानी कि इसने डायवर्जन शुरू कर दिया है लाइट रेज का। कब हो रहा है ये? जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर को उभर चुका है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर को उभरा हुआ है, इस दर्पण को हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि इसका तल बाहर की ओर को उभर चुका है तो हम इसे कहते हैं उठा हुआ तल या फिर उत्तल दर्पण, और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में उत्तल दर्पण। और इसके व्यवहार के आधार पर, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को बाहर को अपसरित कर रहा है, तो इसे हम अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। तो हमने ये जाना, यदि किसी दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो किसी दर्पण की रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक तल यदि समतल हो तो वह समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। देखिए परावर्तन के बाद किरणें समानांतर होती हुई निकल जा रही हैं। यदि किसी दर्पण की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर को धसी हुई हो तो वह अभिसरित करने लग जाता है प्रकाश की किरणों को, यह अभिसारी दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। इसे हम कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण कहेंगे। और यदि किसी दर्पण की परावर्तक जो सतह है वह उभर जाए, यानी कि बाहर की ओर को उभर जाए, तो वह व्यवहार करने लग जाता है उत्तल दर्पण की तरह, और यह प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर को अपसरित करने लग जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि दर्पण की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह यह निर्धारित करती है कि कौन सा दर्पण समतल होगा, कौन सा उत्तल होगा और कौन सा अवतल होगा। अब ये गोली दर्पण कैसे बने हैं? हम इसके लिए एक बॉल लेते हैं और इस बॉल को हम कट कर देते हैं, बिल्कुल सेंटर से इसको कट कर रहे हैं, और हमारे पास कट करने के बाद ये दो भागों में बट गई है। देखिए दो भाग आ चुके इसके। एक भाग इसका अंदर की ओर को वक्रित है,
अंदर की ओर को धंसा हुआ है, जबकि इसका दूसरा भाग अगर हम कहें तो वो बाहर की ओर को उभरा हुआ है। अब हम फॉइल पेपर की सहायता से इस अंदर की ओर के धंसे हुए भाग को कवर कर देते हैं। ये कवर हो चुका है अंदर की ओर को। ये दर्पण अंदर की ओर से देखिए, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बॉल अब हमने फॉइल पेपर से कवर कर ली है। और ध्यान दें, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, अब धंस चुका है अंदर की ओर को। चलिए, हमारे पास जो दूसरा उभरा हुआ हिस्सा है, हम इसको भी कवर कर लेते हैं। इसको हम बाहर से कवर कर लेते हैं। अब हमने बॉल को बाहर से कवर कर लिया। अब हमारे पास इस बॉल के या इस गोले के दो हिस्से मिल गए। एक जिसके हमने उभरे हुए हिस्से में परावर्तक पृष्ठ बना दिया है, और दूसरा जिसके अंदर धंसे हुए हिस्से में हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया है। तो हमारे पास दो रचनाएं मिल गई हैं। देखिए, दो बॉल के हम इसको, ये गोला है, इस गोले के दो भाग हो गए। अब एक जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर को धंसा हुआ है, एक गोला जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर को उभरा हुआ है। तो गोली दर्पण एक गोले का भाग होते हैं। क्या होते हैं? गोली दर्पण एक गोले का भाग है। ऐसा गोला जिसका अंदर की ओर का वक्रित भाग परावर्तक पृष्ठ हो, वो गोला बन जाएगा अवतल दर्पण। और उस गोले का वह भाग जिसका बाहर की ओर का परावर्तक पृष्ठ हो, वो बन जाएगा उत्तल दर्पण। जो अब तक आपने जो हमारा मॉडल देखा, उससे तो आप समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। लेकिन अब मेरे पास दो दर्पण हैं, वास्तविक दर्पण। इनमें हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा अवतल? देखिए, इनकी आकृति आपको जो बाहर से दिख रही है वृत्ताकार दिख रही है, लेकिन हमने ये जान लिया है कि हर एक वृत्ताकार दिखने वाली जो आकृति है, वो जरूरी नहीं है कि वो गोली दर्पण हो। इसे जानने के लिए हमें अब इस पर प्रकाश की किरणें आपतित करनी होंगी, और फिर जानेंगे हम कि ये कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा अवतल। इसके लिए मेरे पास एक टॉर्च है, और मैंने यहाँ एक ब्लैक स्क्रीन बनाई हुई है जिस पर हम रिफ्लेक्शन करेंगे। तो हमें थोड़ा सा अंधेरा करना होगा। इसके लिए ये टॉर्च ग्लो कर दिया है, और अब मैं मेरे हाथ में जो एक दर्पण था पहला वाला, उसको देखता हूँ उसका क्या प्रभाव उस पर दिखता है। देखिए, मैं इस दर्पण को जब यहाँ पर, देखिए आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर इस स्क्रीन पे क्या हो रहा है देखते हैं हम। जब मैं इसको आगे या पीछे ले जा रहा हूँ तो ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। देखिए, आप सर्कल दिख रहा होगा आपको, ये प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। इसका अर्थ है कि ये जो दर्पण मेरे हाथ में है अभी, ये दर्पण है अपसारी दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर, या अगर हम हिंदी में कहें तो ये है उत्तल दर्पण। अब एक दूसरा दर्पण मेरे पास है, इसको भी देखते हैं ये क्या करता है प्रकाश के साथ। ये देखिए क्या कर रहा है, पहले दर्पण और इसमें अंतर देखिए आप। ये दर्पण क्या कर रहा है, इस टॉर्च से आने वाली प्रकाश की इन किरणों को, इन बीम को, ये क्या कर दे रहा है, एक पॉइंट पर फोकस कर दे रहा है। हम कह सकते हैं ये इन किरणों को अभिसरित कर रहा है, जिससे जो प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही थी वो एक बिंदु पर केंद्रित होने का प्रयास कर रही हैं। तो हम इस दर्पण को कहेंगे अभिसारी दर्पण या फिर कॉन्केव मिरर, या अगर हिंदी में कहें तो यह है अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों को देख लें कि दोनों में क्या अंतर आ रहा है, आपको साफ साफ दिखेगा। ये देखिए, दोनों मैंने रख दिए अब यहाँ पे को। एक की रोशनी बहुत आपको जो रिफ्लेक्शन के बाद बहुत चौड़ी फैलती हुई दिखाई देगी, हल्की जो दिखाई दे रही है आपको, देखिए अब थोड़ा साफ दिखाई देगा। और एक देखिए उससे बहुत छोटी बन रही है। एक में इस साइड में जो अब मैं हिला रहा हूँ, ये है अभिसरण, ये है अवतल दर्पण द्वारा होने वाला रिफ्लेक्शन, जबकि जो ये आपको चौड़ी दिखाई दे रही है ये है उत्तल दर्पण द्वारा होने वाला अपसरण। चलिए, अब तक की क्लास, प्रैक्टिकल क्लास में हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी क्लासरूम में। हमने अभी जो प्रैक्टिकल देखा उसमें क्या क्या जाना। हमने देखा यदि किसी दर्पण की परावर्तक सतह, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि समतल हो जाए तो उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी एंगल पर वापस चले जाती हैं, जिससे हमें एक पैरेलल बीम मिलती है। और ऐसा दर्पण जिसकी सतह समतल हो वह दर्पण कहलाता है समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर। फिर हमने अपने प्रैक्टिकल में देखा यदि दर्पण की परावर्तक सतह इस प्रकार से अंदर की ओर को धसी हुई हो, तब वह दर्पण प्रकाश की किरणों को अभिसरित करना प्रारंभ कर देता है। वह दर्पण इस प्रकार से प्रकाश की किरणों को अभिसरित करना प्रारंभ कर देता है, और इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण या फिर कॉन्केव मिरर। आपको याद होगा हमने इस कॉन्केव मिरर को एक गोले यानी कि एक बॉल से बनाया था। इस गोले में हमने इसकी अंदर की जो सतह थी इसको हमने फॉइल पेपर से कवर करा था, और ये धसी हुई सतह
बन गई थी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये गोला भी एक अवतल दर्पण की तरह ही बिहेव करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण एक गोले का भाग है। इसके बाद जो हमने देखा था यदि किसी दर्पण की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर को उभर जाए तो वह प्रकाश की किरणों को अपसरित करना शुरू कर देता है। देखिए, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें अपसरित हो रही हैं। ऐसे दर्पण कहलाते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। हमने इसको भी एक गोले की सहायता से बनाया था, बॉल से। बॉल के इस बार हमने क्या करा, इसकी बाहर की सतह को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया था। तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। इस प्रकार से बनाए गए आरेख जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, आरेख जिसमें आपको दिख रहा है एक शीशा या मिरर दिखाया गया और जिस पर किरणें गिर रही हैं, प्रकाश की किरणें। इस प्रकार के आरेखों को कहते हैं किरण आरेख। ये किरण आरेख अवतल दर्पण से संबंधित है, ये किरण आरेख उत्तल दर्पण का है और ये किरण आरेख समतल दर्पण का है। चलिए अब जानते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा समतल दर्पण का परावर्तक तल रिफ्लेक्टिंग सरफेस समतल होता है। परावर्तक तल के गोली होने के कारण कोई दर्पण गोली दर्पण बनता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि यदि कोई दर्पण आपको वृत्ताकार आकार का दिखाई दे रहा है तो वो गोली दर्पण हो जरूरी नहीं है। तीसरी बात जो हमने जानी, जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर को धंसा हो वह दर्पण अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर होता है। यह परावर्तन के बाद किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जा सकता है। अगली बात जो जानी, जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर को उभरा हो वह दर्पण उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर होता है। यह परावर्तन के बाद किरणों को अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहा जा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये जानी कि गोली दर्पण एक गोले का भाग है जिसको हमने बॉल से बनाया था। चलिए, आज आपने क्या सीखा, इन प्रश्नों को आप घर में हल करें। पहला प्रश्न, कोई दर्पण समतल दर्पण है या गोली दर्पण, यह निर्धारण किस आधार पर होगा। दूसरा प्रश्न, गोली दर्पण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, किरण आरेख की सहायता से उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न, चम्मच में, ये आपका प्रश्न नहीं, ये आपने आज एक प्रैक्टिकल करना है घर में। चम्मच में अपना चेहरा देखें, पहले धसी हुई सतह में फिर उभरी हुई सतह में। आपने क्या अनुभव किया इसके बारे में लिखिए। और याद रहे, हमारे चैनल स्टडी विंडो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए क्लास यहीं तक। थैंक यू।